बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज खबरों की भरमार है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज के दिन हुई हैं। एक तो जनाब बात करेंगे कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत चट्ठा, उन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक माफ़ीनामा यानी जो बयान जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को लिखा है, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने बयान के ऊपर। वो कह रहे हैं सब ये गलत है, ये तहरीक इंसाफ के कहने पर मैंने सारा कुछ किया। इसमें मैं ज़रा बात करूँगा, 5 दिन एक बंदा जो सरकारी तहवील में रहता है उसके बाद उसने इस तरह का बयान आना, इस बयान पे मैं ज़रा खुल के बात करूँगा, आगे चल के अपनी राय का इजहार करूँगा। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला बड़ा ख़तरनाक भी है और बड़ा सेंसिटिव भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तहकीकात ना होने तक IMF को ख़त लिखा है कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती, IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए वो रोका जाए। ये बहुत हसास मामला है, इस पर बात करूंगा मैं। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को रहे हैं और बैरिस्टर गौहर, जिस तरह मैंने कल कहा था कि बैरिस्टर गौहर शायद अगले चेयरमैन ना हो, तो अब अली जफर साहब को इमरान खान ने चेयरमैन का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए। फिर जनाब मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट शुरू हो चुकी है और धांधली के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने नून लीग को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अपने सारे फॉर्म 45 जो है वो अपने ट्विटर पर उन्होंने डाल दिए अपने दोनों हलकों के, और इससे नून लीग बड़ी मुश्किल में आएगी कि नून लीग का कोई भी बंदा अपना फॉर्म 45 जो है वो जमा करवाने को तैयार नहीं है, शो करने को तैयार नहीं है। वो कहते हमारे पास तो है ही नहीं है फॉर्म 45 है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और नाज़रीन, बात हम करेंगे बुशरा बीबी को नहीं मुंतकिल किया जा सका अडियाला जेल, और दूसरा इमरान रियाज खान की तलबी हुई है एक मरतबा फिर से। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो पहले ज़रा कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की मैं बात कर लूँ। ज़रा कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने हफ्ते के रोज़ एक बयान जारी किया, यानी आज से ठीक 5 रोज़ पहले, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया भाई कि पिंडी डिवीजन की जो सीटें थीं 13 हल्के कौमी असम्बली के, वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70 हज़ार की लीड से जीत रही थी। उनके कैंडिडेट्स को हरवाया गया। मैं इस गुनाह में शरीक हूँ, इसलिए मुझे कचहरी चौक पे फांसी दी जाए रावलपिंडी के, और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मैं खुद इस सारे मामले में मुलव्वस था। उन्होंने कहा जी इस मामले में इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे। अच्छा, इस बयान के दिन मैंने कहा था कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वाले से रेफरेंस दिया है, एक कमिश्नर जो है अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी माइन्यूटली नीचे चीज़ों पर जाके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो ये वो लगता है ब्लंडर कर गए बहुत बड़ा, ये नहीं चीफ जस्टिस का नाम लेकर। और अब ये हुआ है कि 5 दिन ये बंदा रहा गायब, ये रहा है सरकारी हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में रहा है, और 5 दिन की हिरासत में पता नहीं क्या इसे ब्लैकमेल किया गया है, क्या प्रेशराइज किया गया है, क्या हुआ, आई डोंट नो। आज जो बयान जारी किया गया है, एक बच्चा भी ये बयान पढ़े ना, उससे भी समझ आ जाएगी कि ये बयान जो है ये प्रेशर में लिया गया है। और मैं आज सवाल करूँगा, आज जो लोग ज़्यादा छलांगे मार रहे हैं लियाकत अली चट्ठा के बयान को लेकर, उनसे मेरा सवाल है कि आज से 5 रोज़ पहले जब ये बयान दिया था लियाकत अली चट्ठा ने, तब तो आप कह रहे थे ये ज़हनी मरीज़ है, ये पागल है, ये साइको है, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के आपने कहा था ये साइको, ये ज़हनी मरीज़ है। तो क्या आज जब वो उसके ताज़ा बयान से आपके मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है तो आज भी क्या वो ज़हनी मरीज़ है? आज आपसे ज़हनी मरीज़ कहेंगे, साइको कहेंगे, पागल कहेंगे? नहीं, आज नहीं कहेंगे, क्योंकि आज का बयान है वो आपको सूट कर रहा है। उसने आपको बयान सूट नहीं कर रहा था, आपने कहा ज़हनी मरीज़ है, पागल है। अच्छा, इस बयान में उन्होंने जो बातें की हैं, वो कहते हैं जी कि मुझे जो है दौरान सर्विस में पंजाब में पोस्टर रहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरे बड़े क्लोज ताल्लुकात बन गए। तो आप नून लीग के दौर में भी तो पोस्टेड रहे, हमजा शहबाज के साथ भी आपके बड़े करीबी ताल्लुकात है, लेकिन उसका मेंशन कोई है ही नहीं है इस बयान के अंदर जो उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। और वो कहते हैं जी कि मैं ये ताल्लुकात बनते बनते मेरे तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर से मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए। 9 मई के बाद वो रिपोर्ट मेरी उससे मुलाकातें होती रहीं और उसके बाद मेरी उनसे बहुत दोस्ती होगी, मैं उनको मिलने जाता भी रहा। मैंने इलेक्शन कैंपेन में भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की कोशिश की, और अब मुझे जो मैंने बयान जारी किया वो तहरीक इंसाफ के उसी लीडर के कहने पे, पहले मुझे कहा गया रेजिग्नेशन में अपने में सारी बातें लिख दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसका इंपैक्ट ज़्यादा आएगा। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ के रिगिंग के नैरेटिव को मैंने सपोर्ट किया। तो मेरी जो असेसमेंट है जिस लीडर की वो बात कर रहे हैं, वो इशारा जो है मुझे लगता है कि वो मियाँ असलम इकबाल की तरफ उनका जा रहा है, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल का नाम ही आ रहा था जब इनका ये बयान आया था। तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि ये मियाँ असलम इकबाल के बहुत करीब समझे जाते थे, ये इस तरह की बातें की लोगों ने। तो मियाँ असलम इकबाल वो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, और कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी मियाँ असलम इकबाल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। नाम नहीं लिया गया, क्योंकि नाम लेते हैं तो फिर मियाँ असलम इकबाल की तरफ से भी पूरा जो है वो एक काउंटर नैरेटिव सामने आ जाएगा। जानबूझ के नाम ना लेके
नाम यानी कि जानबूझ के नहीं उनसे लिखवाया गया बयान के अंदर, के नाम लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब जिस तरह से कहा जा रहा है जी कि वो पीटीआई के कहने पे मैंने सारा कुछ किया और पीटीआई का ही सारा जिक्र है इस बयान के अंदर, तो विच क्लियरली शोज, और जी मैं रिटायर हो रहा था, मुझे तरक्की नहीं मिली, तो जाते जाते मैंने कहा जी मैं अगली इनकी गवर्नमेंट आएगी तरीके साफ की तो मैं इससे को फेवर लूंगा। फेवर बंदा उस पार्टी से लेता है जो पोजीशन में बैठ गई है जाके, या बंदा उस पार्टी से लेता है जिससे अगली हुकूमत आ रही है। और जब आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद कौन सा फेवर मिलता है किसी को? कोई पोस्टिंग उसके बाद, यानी 7 मार्च को रिटायरमेंट के बाद कोई इन्होंने चीफ सेक्रेटरी तो नहीं लग जाना था ना लियाकत अली चट्टा साहब ने। तो ये इसमें काफ़ी मुझे झोल नज़र आ रहा है बयान के अंदर, और लगता है कि बयान लिख के दे के उनसे साइन करवा लिया गया है, यानी कि इसकी मुझे में कुछ भी हतमी राय इस पर अपनी कायम नहीं कर सकता। इस तरह की मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है, लेकिन इसका असल जो है मैं समझता हूँ कि जो होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इस पर तहकीकात होती सारे मामले की, और शफाफ तहकीकात होती उन लोगों को एक्सक्लूड करते हुए कमेटी में से कि जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो उससे पहले ही 5 रोज़ हिरासत में रखने के बाद बयान जारी हो गया। बहरहाल तहकीकात के बगैर इस बयान की जो है अब क्या हैसियत होगी, इसके बाद लियाकत अली चट्टा को क्या कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिर जनाब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि धांधली पर ही जो इल्ज़ाम थे धांधली के, बिलावल भुट्टो जरदारी पे JUI ने इल्ज़ाम लगाया था धांधली का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फॉर्म 45 जो है अपने हल्के, दोनों हल्कों के, जहाँ से वो कराची सिंध से लड़े हैं, कमर शहजाद कोर्ट से और लाड़काना से, दोनों हल्कों के उन्होंने अपने फॉर्म 45 अपने ट्विटर पे अपलोड कर दिए। अब ये बड़ी बारीक मैं समझता हूँ कि किसमें वाजात भी है मुस्लिम लीग नून के वाले से। दो नून लीग के साथ वो बैठ तो गए, लेकिन नून लीग को वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सके, और उन्होंने फॉर्म 45 डाल के फॉर्म 45 की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया है। यानी तहरीक साहब भी तो यही कह रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वही बात की कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीत रहा हूँ। जो फॉर्म 45 में है वही फॉर्म 47 के अंदर है, वहाँ बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन तहरीक साहब के लोगों के केसेस में ऐसा नहीं है। यहाँ फॉर्म 45 में तहरीक साहब के बंदे जीत रहे हैं, फॉर्म 47 में जो है वो कोई और जीत रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो काम किया है, अपने दोनों हल्कों के फॉर्म 45 ट्विटर पर अपलोड कर दिए, तो क्या नून लीग का कोई बंदा भी, नून लीग का जीतने वाला कोई MNA भी हिम्मत कर सकता है कि वो फॉर्म 45 अपने अपलोड कर दे? कभी नहीं होगा ऐसा, चूँकि वो इलेक्शन हारे हुए, वो तो फॉर्म 45 पे पर्दे डाल रहे हैं। और अगर जो फ्रॉडुलेंटली कोई, अगर आप फॉर्म 45 इशूड अगर कोई वो अपलोड करते भी हैं, तो 2-3 कैंडिडेट्स के पास और भी हर हल्के के फॉर्म 45 हो, जैसे सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तो वो मामला भी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा कि एक नया स्कैंडल बन जाएगा। लेकिन मैं बड़े वसूख से, बड़े दावे से कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से फॉर्म 45 डाले हैं ट्विटर पे, जिस तरह तरीके साफ पहले डालती आ रही है, नून लीग का कोई बंदा भी फॉर्म 45 नहीं डालेगा। यही एक बड़ी दलील है कि इलेक्शन के अंदर मामला शफाफ नहीं थे, नताइज को तब्दील किया गया है। अच्छा, फॉर्म 45 की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद के 3 हल्कों की मैंने बात की थी बड़ी ओपनली। मेरे अपने पास हल्का NA46 के फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनके मुताबिक तरीके साफ 43,000 वोटों से जीत रही है। लेकिन बाद में तरीके साफ को 42,000 वोटों से तरीके साफ जीत रही थी, तरीके साफ को हरवा दिया गया इस हल्के से। तो आज इस हल्के में दोबारा से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक मेंबर थे, 2 रुकनी जो बेंच था, उसने ये किया कि फारिग कर दी है तहरीक साफ की दरखास्त और अंजुम वकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। इसी तरह से हल्का 47 और 48 के अंदर भी यही हो रहा है कि 47 के अंदर भी तहरीक साफ के कैंडिडेट को शिकस्त खुर्दा और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तारक फजल चौधरी को कामयाब करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने फिर से जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किए थे कि इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे, मामले को देखे। तो फॉर्म 45 का जायजा लिया बगैर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ इन दोनों हल्कों से मुस्लिम लीग नून को दोबारा से फातह करार दे दिया है। तो फिर ये हुआ जनाब कि इस पर धांधली के वाले से तहरीक साहब ने आज ये काम किया कि इमरान खान ने अहकामात जारी किए अपनी पार्टी को कि IMF, चूँकि अब हमने फौरी तौर पर हुकूमत जो बनती है, तश्कील पाती है, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में जाना है। तो उस पर इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो ख़त लिख रहे हैं IMF को, और IMF को ख़त लिख के वो ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन में होने वाली धांधली की तहकीकात नहीं होती, तब तक IMF पाकिस्तान को फंड जारी ना करे। ये बहुत हसास मामला है। दिस इज़ वेरी 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 सेंसिटिव मैटर। तरीके साहब के ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लग चुका है कि जब हुकूमत थी मरकज़ में PDM की, तो उस वक्त आपको याद है कि शौकत तरीन साहब और तैमूर सलीम झगड़ा की एक कॉल जो है वो पकड़ी गई थी, जिसमें IMF के वाले से जो है वो कुछ प्लानिंग हो रही थी कि उनको बताना है भाई कि नहीं उनको हमने क्या बात करनी है IMF के वफ्द के साथ हमने। तो अब भी जो मामला है वो ये है कि ये मामला ये बहुत सेंसिटिव है। लेकिन तरीके साहब का जो मुतालबा है धांधली की तहकीकात का वो बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है, लेकिन उसको IMF के साथ जोड़ने पे तहरीक साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई आप मुल्की मईशत को जो है इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। दो तहरीक साहब की लीडरशिप ने कहा है, मैं बयान सुन रहा था
बैरिस्टर अली ज़फ़र का कि हम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं, मईशत को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन IMF को चाहिए कि वो जिन मुल्कों में काम करता है IMF, वहाँ वो डेमोक्रेसी को देखता है, तो IMF को चाहिए कि वो पहले पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन की धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती शफाफ तरीके से, तब तक IMF पाकिस्तान को फंड जारी ना करे, IMF प्रोग्राम जो है वो नया वो एक्सेप्ट ना करे। मेरी जो ज़ाती राय है इसके ऊपर वो ज़रा डिफरेंट है। मेरी ज़ाती राय ये है कि IMF जो है वो जो मेरी मालूमात हैं, मेरी मालूमात ये कहती हैं कि IMF जो है वो सिर्फ ये चीज़ देखता है, बुनियादी जो उनका बेंचमार्क होता है कि आया इस मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं है। और ये IMF इस चीज़ को कभी भी नहीं देखता कि वो डेमोक्रेसी कितनी जो है वो कितनी मजबूत जमहूरियत है उस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी है वो शैम सी डेमोक्रेसी भी हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी हो ना, फिर भी IMF प्रोग्राम जो है वो जारी कर देते हैं, वो दे देते हैं। इलेक्शन का ना होना जो है बिल्कुल सिरे से ही वहाँ वो अलाउ नहीं करते। इलेक्शन अगर हुए हों, टूटे पजे जैसे भी हों, IMF इस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं किया करता। तो मुझे लगता है कि ये ख़त जो है शायद इसके ऊपर कोई खातिर खा किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। अगर अमेरिका से किसी किस्म की कोई मुदाखलत अगर नहीं होती तो फिर मुझे कोई खातिर खा इसके ऊपर एक्शन होता हुआ IMF की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुलाकात करना चाह रही थी, बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग, असद कैसर मुलाकात नहीं करने दी गई खान साहब के साथ। उन्होंने कोई अगला अपना लायामल जो है वो तय करना था, क्योंकि अब मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं। पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एक काम यह हुआ है कि पंजाब में 66 में से कोई 34-35 मखसूस नशिस्तें जो है वो 36 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, 3 मिली हैं पीपल्स पार्टी को, 2 मिली हैं वहाँ पे काफ लीग को और 1 मिली है IPP को। तो 24 नशिस्तें जो मज़ीद रहती हैं पंजाब में, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोटा बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उस पर अभी तक वो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं हुई। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जायज़ा ले रहा है सूरत हाल का, और अगर इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता तो फिर जो इस वक्त के स्पीकर पंजाब असम्बली है सिफ्तैन खान, उन्होंने ये फैसला किया हुआ कि जब तक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती मैं असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, देखते हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है या नहीं। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं इत्तला कल आपको दे चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने यह तहैया किया हुआ है, ये फैसला कर रखा है, माइंड बना रखा है कि तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। कौमी असम्बली की भी अलॉट होनी है, वो भी अभी तक नहीं हुई है। बाकी बुशरा बीबी के वाले से यह है कि उनको बनी गाला की रिहाइशगाह से अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो उनकी दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई, और अडयाला जेल हुकाम ने कहा भाई उन्हें हम मुंतकिल नहीं करना चाहते, वहाँ पे मुंतकिल ना किया जाए। एक तो यह है कि ख़तरात भी हैं अडयाला जेल के अंदर, और दूसरा वहाँ पे जगह भी नहीं है, इसलिए वो बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पर ही रहे। और सेहत उनकी बताया जा रहा है काफ़ी बिगड़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर इलाज वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जा सका। बाकी आज एक ये भी आया कि इमरान खान की जो 2 बहनें हैं ओज़मा खान और अलीमा खान, उन्होंने झाड़ पिला दी मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा को कि जब मेरे भाई पे मुश्किल वक्त था तब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तब आप लोग छुप गए थे, अब आप लोग दोबारा आ गए। तो उस पर बाद में अलीमा खान ने एक बयान जारी किया बताती भाई कि मेरी बहन ने ऐसी कोई बात नहीं की। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने इमरान खान के साथ वाबस्तगी की वजह से काफ़ी मुश्किलात उठाई अपने कारोबार के अंदर भी, बाकी मामलात के अंदर भी, इसलिए हम उनकी जो कुर्बानियाँ उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, उन्हें डांटा डपटा हमने नहीं है, लेकिन रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर जनाब आखिरी जो मामला है वो है जी इमरान रियाज खान का। कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कादियानियत से मुतल्लिक, कादियानियों से मुतल्लिक एक जो मामला था किताब की शाद का, उस पर इमरान रियाज खान ने वो फैसले की और बाकी कुछ चीज़ें वहाँ पे पोस्ट की थी अपने ट्विटर के ऊपर। तो उस पर इमरान रियाज खान को FIA की जानिब से तलब कर लिया गया है। इमरान रियाज का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने ऐसी कोई भी राय जो है वो नहीं दी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। जस्ट जो चीज़ें थी उन्होंने एज इट इज़ उठा के पोस्ट की थी अखबारी खबर, बाकी उन्होंने ऐसी कोई अपनी राय का इजहार नहीं किया उसके ऊपर, ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन इमरान रियाज के वाले से चूँकि अब वो काफ़ी ज़्यादा खुल के बोल रहे हैं, तो वो फिर जो है लगता है मुझे किसी मुश्किल उनके ऊपर कोई नई ना आने वाली हो। देखते हैं क्या होता है इस पर, उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होगी। इसी पे आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।